अभी जो टर्म आजकल यूज हो रहा है दैट इज बारबी वजाइना. पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देयर प्राइवेट पार्ट्स. हमारी एनाटॉमी इज मेंट टू बी एसिमेट्रिकल. सो वो चेस्ट इंक्रीज करवा रहे थे एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल. वजाइना की फोटो लेके मैडम जी हमारे पास आई है एंड शी हैड दिस पिक्चर ऑफ अ यूरोपियन मैगजीन से थी एंड यू नो द मैगजीन वाज अ pornography मैगजीन. इट वाज नॉट इवन अ नॉर्मल मॉडलिंग फैशन मैगजीन. तो वो पिक्चर लेके आई एंड शी सेड कि मेरे पार्टनर लाइक्स दिस काइंड ऑफ वजाइना एंड ही लाइक्स टू व्यू दिस काइंड ऑफ मूवीज एंड आई वांट सच काइंड ऑफ वजाइना बिकॉज आई वांट हिम टू बी ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, नॉट वॉच सच थिंग्स. अब जब मोटे होते तो वो फैलते चले जाते हैं. अच्छा. तो एक सेल जो इतना था अब इतना हो गया है. ठीक है. तो लाइपोसक्शन से हम उस सेल को हटा दे रहे हैं या हम किसी प्रोसीजर से उस सेल को मार दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं. तो अगर वो सेल खत्म हो गया तो अब तो उसमें फैट आएगा ही नहीं. इसमें जो हम यूज करते हैं हम यूएस FDA अप्रूव्ड यूज कर रहे हैं. जो अभी तक जितनी स्टडीज हुई उसमें अभी तक कोई इस तरह का कैंसर इशू नहीं मिला है. सबसे पहले हम लोग को वाइब जो टर्म है ना, हमारी वाइब मैच होनी तो वो गायनी से वाइब गायनी से भी अगर हम लोग तभी शेयर कर पाएंगे अगर हमारी एक वो कनेक्ट आ रहा है. मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो इनफर्टिलिटी की आड़ में हमारे पास आते हैं टू टेल अस अबाउट देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. मुझे तो लगता है एक MCH के पास ही जाना चाहिए आपको जो कम से कम MBBS MS करके आया, यानी कम से कम 15-20 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस हो रखा है. Hello everyone, this is Dr. Pragya Gupta bringing you warm wishes from Vanita. जैसे आपको पता है हम अपने पॉडकास्ट चैनल में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, मदर्स को बुलाते हैं एंड आई यूजुअली टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड लॉट ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड वुमेन. सो टुडे आई हैव विद मी अ यंग गर्ल. Tulika is here with us and she is a very curious girl actually. We met and she wanted to ask me a number of questions about new trends in gynecology, about cosmetic gynecology, which is a little less her topic. तो यहाँ तुलिका है हमारे साथ and she's brought a lot of questions I can see उनके पास है and she's going to ask me about all kind of questions. So hi Tulika, how are you? हेलो डॉक्टर. सो आई एम गुड एंड मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने थे. आई वाज रियली क्यूरियस. एक्चुअली आजकल बहुत सारे नए ट्रेंड्स आए हैं एंड हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में हम लोग बात कर रहे थे तो एक नया टर्म हम लोग कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एंड मैंने जब ये सुना मैंने सुना तो था बट आई वाज वेरी क्यूरियस ये है क्या. सबने अपना थोड़ा थोड़ा बताया कि ये है बट वी स्टिल वर वेरी लाइक वी वर नॉट श्योर कि ये एक्चुअली है क्या. सो आई वाज लाइक आई विल मीट यू एंड आपने अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए थैंक यू वेरी मच. एंड आज आप इस टॉपिक के बारे में हम लोग को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दो. Yes, correct. So let's dive in. चलिए आप बताइए what do you want to ask? सबसे पहले तो आप बताओ ये टर्म जो है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये है क्या एक्चुअली, मतलब एक्चुअली इसका पूरा चीज है क्या ये. राइट. सो देखिए बेसिकली हमें सबको पता है गायनेकोलॉजी क्या है. बेसिकली इट डील्स विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फीमेल, है ना. हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे आपका वजाइना, वल्वा, हम सबको इस टर्म से हम सब वाकिफ हैं आजकल. स्पेशली यू गाइज आर मोर aware of all these, normalizing it and aware of these terms. So cosmetics is जो सबसे बड़ा myth हम लोग देखते हैं. It's not just about aesthetics. It is about functionality also of these organs. Now thanks to the newer generation, to you all guys and also to the social influencers, बहुत ज़्यादा इस टर्म के बारे में अब चर्चा हो रही है. ठीक है. तो कॉस्मेटिक गायनी सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में नहीं डील करता कि हम वजाइना की एस्थेटिक या वल्वा की एस्थेटिक के बारे में बात कर रहे हैं. हम अपने जो प्राइवेट एरियाज हैं उनकी एनाटॉमी और एस्थेटिक्स की बात तो कर ही रहे हैं बट साथ में उसकी फंक्शनैलिटी की इश्यूज जो हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं. करेक्ट. तो देखो ये जो प्राइवेट एरियाज है ना एक्चुअली इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फीमेल बॉडी. आपको भी पता है कि ये पार्ट्स ऐसे पार्ट है पहले तो कोई बात नहीं करता एंड दे मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी एंड इन योर कॉन्फिडेंस लेवल. राइट. अगर आपका वजाइना या अच्छा नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको बहुत ही कंसर्निंग लगता है. यू ऑलवेज वरिड अबाउट थिंग्स. ठीक है. तो वो उसकी फंक्शनैलिटी का एक इशू आ जाता है. बहुत सारे इशूज होते हैं जैसे देयर आर गर्ल्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम विद देयर पीरियड्स बिकॉज ऑफ द इम्परफोरेट हाइमेन, यानी जो हाइमेन होती है जो ब्रेक हो जाती है. ठीक है. वो नहीं होती, मतलब बिल्कुल ही ब्रेक नहीं होती, एकदम बना हुआ रहता है, रास्ता बंद होता है तो पीरियड नहीं आ पाते हैं. ठीक है. वजाइनोप्लास्ट जिसमें वजाइना ढंग से बनी नहीं होती है. ठीक है. देयर आर सिंड्रोम्स. तो दीज एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कम अंडर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे हम आप कॉस्मेटिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते थे.
So people are not very comfortable with their private parts. Sometimes they feel कि उनकी वजाइना बहुत लूज हो रही है, they're not getting sexual gratification, उनको उतना pleasure नहीं मिल रहा है in the sexual intercourse, या they think the color of the vagina is not great and they're not feeling confident about it, और labia छोटी बड़ी है, asymmetrical है, you know. So this जितना भी correction आता है of these parts, this all come under cosmetic gynecology. Yes. अच्छा, ओके, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, वी आर वेरी, हम लोग देखते हैं एक सर्टेन चीज तो हम लोग फैसिनेट हो जाते हैं कि मतलब दिस इज, हमारा ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, सो वी आर यूजुअली वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स. सो आप कुछ रियल एक्सपीरियंसेस बता सकते हो? मैं एक्चुअली पूरे क्वेश्चंस नोट डाउन करके आई हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले. आप कोई रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो पेशेंट्स के, जो, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग देख तो लेते हैं, उनको कराना भी होता है, बट कई बार वो वहां तक जाने में डरते हैं कि मतलब क्या होगा, सही होगा, हमारी बॉडी में इतनी बड़ी चीज हम कराएंगे, विल इट बी राइट और नॉट. सो आप कोई रियल पेशेंट एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, कैसा रहा है, सक्सेस हो पाया, नहीं हो पाया, फेलियर तो नहीं हो गया, तो आप वो शेयर कर दो. See, first of all, आप जब आते हो एक गायनेक के पास, एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो पहले पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या चाहिए, है ना. अगर पेशेंट सिर्फ मैगजीन्स पढ़ के या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से हमारे पास आता है, वो कहते हैं मैम हमें एक पर्टिकुलर टाइप की वजाइना चाहिए, जैसे अभी जो टर्म आजकल यूज हो रहा है, दैट इज बारबी वजाइना. You know, there's a term that's called Barbie vagina, where the people are coming to us with the magazine clips. आप मॉडल के क्लिप्स लेके आ जाते हैं, मैम हमें ऐसा वजाइना चाहिए. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट पीपल शुड नो दैट हमारी एनाटॉमी इज मेंट टू बी एसिमेट्रिकल. हम एसिमेट्रिकल है, हमारे कोई भी दो आंखें एक जैसी नहीं है, हमारे दो पार्ट नोज के एक जैसे नहीं है, ईयर्स एक जैसे नहीं है, इसीलिए हमारी लेबिया भी एसिमेट्रिकल है. बट इफ यू थिंक दैट एनी ऑफ दिस इज प्लेइंग रोल इन योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी सेल्फ एस्टीम में ये रोल प्ले कर रहा है, देन ओनली यू शुड गो फॉर दीज प्रोसीजर्स. ओके, और तभी आपको इसके लिए जाना चाहिए. अगर आप किसी मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे पास आते हो, देन वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट. भी हम पूछते हैं उनसे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि आप क्यों चाहते हो ऐसी वजाइना बनवाना, या आप क्यों चाहते हो ये करेक्शंस. इफ द रीजन इज वैलिड, बिकॉज यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एज वेल. आजकल बहुत कॉमन हो गया, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर प्राइवेट पार्ट एंड ऑल्सो दे आर influenced by their partners. अगर पार्टनर ने बोल दिया, I was going through a reel on Instagram and I saw कि एक वो गया था गायनेकोलॉजिस्ट के पास एंड उनका बॉयफ्रेंड भी गया था उनके पास. सो वो चेस्ट इंक्रीज करवा रहे थे एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल, बट उनका बॉयफ्रेंड वाज फोर्सिंग हर कि आप ये सर्टेन साइज जैसा उनको पसंद है उस हिसाब से, बट द गर्ल वाज नॉट कंफर्टेबल. तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हो? सो एथिकली तो ऐसे केसेस को हम लेते ही नहीं है, बिकॉज इफ द पेशेंट हरसेल्फ इज नॉट कॉन्फिडेंट इन द चेंजेस ऑफ अ बॉडी, देन शी इज नॉट द आइडियल कैंडिडेट. उसको हम नहीं टच करते हैं. एथिकली भी दिस इज नॉट राइट एंड लीगली ऑल्सो इट इज नॉट राइट. अगर आप अपने पार्टनर के इन्फ्लुएंस में आके या किसी मैगजीन के इन्फ्लुएंस में आके कि सब काम कराना चाहते हैं, इट्स नॉट द वैलिड रीजन फॉर इट, है ना. सो आप लोग नहीं करते हो? नहीं, ऐसे में नहीं करते हैं. बट इफ कोई पेशेंट, जैसे मेरे पास एक लेडी आती है, देयर वाज अ गर्ल, शी वाज अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज, शी वाज सेक्सुअली एक्टिव थी वो, ठीक है, उनके पार्टनर को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं रही, बट शी हरसेल्फ वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट द डिफरेंट साइज ऑफ लेबिया. तो जो वजाइना होती है उसके आसपास जो टिश्यू होता है, बेसिकली दो तरह का होता है. लेबिया माइनोरा होता है, एक लेबिया मेजोरा होता है, ठीक है. तो जो मेजोरा का जो पार्ट था वो एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था, राइट, एसिमेट्रिकल था. वो एनाटॉमिकली नॉर्मल है, वैसे कोई बीमारी नहीं है, राइट, ये है ना. तो उसको सेक्सुअली भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, जब वो टाइट क्लोथ्स पहन रही थी जिम में, जब हम टाइट स्टॉकिंग्स वगैरह पहनते हैं तो उसको रब होता था, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगता था. सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे ऑर्गेजम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसको जब फ्रिक्शन हो रहा था तो उसको तब प्रॉब्लम हो रही थी. सो शी वाज वेरी मच एडमेंट कि मैं वो नॉर्मलाइज करा लूं. तो हमने उस पेशेंट में लेबियोप्लास्टी की, जिसमें हमने दोनों लेबियास को इक्वली ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बना दिया. बट द रीजन वाज वेरी मच डिफरेंट. उसके पार्टनर ने नहीं बोला, वो कोई मैगजीन लेके हमारे पास नहीं आई, प्रॉब्लम हो रही थी. यस, करेक्ट, उसको प्रॉब्लम थी और वो उसके सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट कर रही थी, कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही थी. सो व्हेन पीपल कम विद सच काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, तब हम उसको प्रॉपर्ली उस हिसाब से ट्रीट करते हैं. कंसिडरिंग उनको ये बताना पड़ता है कि देखिए आपकी वजाइना अगर हम कुछ रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं तो देयर इज अ मार्जिन और देयर इज अ स्कोप कि हम थोड़ा बहुत उसमें एसिमेट्री स्टिल रहे. मतलब सक्सेस के चांसेस बिल्कुल कंप्लीटली वो चेंज नहीं होते. करेक्ट, नहीं, देखो जैसे मैं बोलूंगी 90% सक्सेस हो, लेकिन 10% मार्जिन आपको पता होनी चाहिए. आप बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे पास नहीं आ सकते. जैसे मैंने बताया ना, बारबी वजाइना, ये डिजाइनर वजाइना वर्ड है, आप वो लेके हमारे पास नहीं आ सकते कि एग्जैक्टली इंच बाय इंच वो चीज हो जाए. नहीं, जैसे कलर का भी रहता है, तो अगर मैंने एग्जैक्टली कलर दिखाया तो वैसा हो सकता है. See, there are vaginal peels and vaginal creams available in the market जो हम यूज करते हैं to change the color. लेकिन कलर में भी टोन कितनी बदल सकती है वो डिपेंड करता है कि आपकी
ओरिजिनल जो जो स्किन टोन है वो कैसी है। जैसे हमारे एशियन स्किन जो है ना, इट इज मेंट टू बी वीटिश, ठीक है, वीटिश है, डस्की है, अलग अलग है ना, अलग अलग तो वो हमारी टोन कम हो जाएगी। बट आप सोचो कि एकदम वो फॉरेन टोन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर वो ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ये एक्चुअली कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, मैजिक हो जाएगा। वो चीज तो वो आपका स्किन के कलर की हो सकती है, क्योंकि हमें पता है हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो नॉर्मली भी थोड़े डार्कर होते हैं, भी थोड़े एक शेड डार्कर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। जितने भी हमारे लोअर एरियाज हैं, जेनाइटल एरियाज हैं, वो आपने भी नोटिस किया होगा, वो दे आर डार्कर। सो हम क्या कर रहे हैं, पील्स के थ्रू, वजाइनल पील्स एंड क्रीम्स के थ्रू हम उनको लाइट कर रहे हैं। बट आई कैन नॉट make them of the European skin ना, वो that is very unrealistic to aim for। तो हम पेशेंट को पहले से काउंसल करते हैं कि हाँ डेफिनेटली हम कम कर पाएंगे, आपके पिगमेंटेशन को कम कर देंगे, बट स्किन के टोन को हम आपके मतलब स्किन के टाइप्स होते हैं, राइट। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्किन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, डिपेंडिंग आपके ओरिजिन क्या है। आप एशियन ओरिजिन के हो, आप यूरोपियन ओरिजिन के हो, तो आपकी जो स्किन की टाइप है वो नहीं चेंज हो सकती है, राइट। तो वो वही रहेगी, सेम रहेगी। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच अ केस। एंड देयर आर पीपल कमिंग टू अस, क्या बिकनी पहनना इज वेरी वेरी कॉमन। इनिशियली ये था सिर्फ हीरोइंस के लिए था, अब तो इवन द नॉर्मल पीपल आर वेयरिंग बिकनी, इट्स वेरी वेरी कॉमन। तो अब पीपल आर कमिंग टू अस फॉर कि हमें लाइटर कर दीजिए क्योंकि देखने में नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो पील्स आर वेरी कॉमन। So, आपके पास कौन सा सबसे वियर्ड एक्सपेक्टेशन वाला क्लाइंट आया हो, जिसने मतलब ऐसा कुछ पूछ लिया हो या मतलब ऐसा कुछ करने को बोल दिया हो जो पॉसिबल ही नहीं हो? ऐसा कोई आपका क्लाइंट एक्सपीरियंस है? या सो वही जो मैंने आपको बताया कि एक वजाइना की फोटो लेके मैडम जी हमारे पास आई है, विल नॉट say the name, but she was a young girl like you, ठीक है, वो भी she was I think Gen Z थी, and she had this picture of a European magazine से थी, and the magazine was a pornography magazine. It was not even a normal modeling fashion magazine. तो वो पिक्चर लेके आई, and she said कि मेरे partner likes these kind of vagina, and he likes to view these kind of movies, and I want such kind of vagina because I want him to be only attracted towards me, not watch such things. मैंने कहा, is this a reason to get it done? ये कोई reason नहीं है। So इतना ये सब नॉर्मलाइज हो गया ना, पॉन्स हो गए, आपके सोशल मीडिया हो गए, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज भी हो गया, लोग बहुत फैसिनेटेड रहते हैं कि बहुत ज्यादा एक सर्टेन हमें ऐसा ही चाहिए तो चाहिए। एंड ये वजाइना के ही नहीं, ये आपके मेल्स के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट नो कि कौन से मेडिसिन और कौन से दे आर यूजिंग इम्प्लांट्स, ठीक है। दे कम टू अस, वी हैव अ होल टीम, सो हमारे पास यूरोलॉजिस्ट भी है हमारी टीम में, सो जो डील करते हैं पेनाइल इम्प्लांट्स में, ठीक है, पेनाइल फिलर्स में। तो देयर आर बॉयज कमिंग टू अस कि हमें इस तरह का चाहिए, दे ब्रिंग द पिक्चर्स फ्रॉम द मूवीज से, द क्लिप्स लेके आते हैं, दीज आर वियर्ड पीपल टू कम टू अस, और ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दें एकदम वैसे ही। एक्चुअली हम लोगों को जो नॉलेज मिलती है वो हाफ नॉलेज पता होती है। हम लोग जो देखते हैं और आधी पिक्चर्स हम लोग जो इंस्टा पे भी देखते हैं फिर कहीं भी देखते हैं, वो एडिटेड होती हैं, करेक्ट, बट वो चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम लोग उस चीज के टुवर्ड्स फैसिनेट हो जाते हैं। तो आप ये भी बताओ कि जैसे कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो लोगों को लगता हो कि ये चीजें हैं, ऐसी हैं, मिथ्स एंड मतलब क्या है सर्टेन मिसकंसेप्शंस। तो सबसे पहला मिथ तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सिर्फ एस्थेटिक्स में डील करता है, ऐसा नहीं है। एज मैंने आपको बताया, बहुत सारी पैथोलॉजीज भी होती हैं। सो देयर वाज अ गर्ल दैट केम टू अस एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम ओवेरियन कैंसर। वो बहुत यंग थी, क्योंकि यंग में भी हो जाते हैं कुछ तरह के कैंसर्स, तो उसको रेडिएशन थेरेपी, हम पता रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होती है, तो रेडिएशन थेरेपी दी जा रही थी। इसकी वजह से उसकी जो वजाइना थी वो स्कारिंग हो गई थी। अच्छा, दीस आर द जेन्युइन केसेस। अब उसके पास पूरी लाइफ है, शी वांट्स टू बी सेक्सुअली एक्टिव, है ना। तो अब जब वजाइना में इतनी फ्रिक्शन है, ड्राइनेस है, ठीक है, स्कारिंग हो गई है, तो जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको भी डील करते हैं, उनको वजाइनल रिजुविनेशन करते हैं बाय लेजर्स, बाय वजाइनल फिलर्स, है ना। इनफैक्ट वजाइनल बोटॉक्स भी हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द लुब्रिकेशन। हमने बोटॉक्स अभी तक से फेस पे पढ़ा है, ठीक है। देन देयर आर केसेस ऑफ पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको हम वजाइनिस्मस कहते हैं, है ना। स्पेशली ये पेशेंट्स वो होते हैं जिनको कुछ पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमास हो रखे होते हैं अपने सेक्सुअल लाइफ में, या फिर सोसाइटल प्रेशर होता है, डर होता है कि अरे सेक्स बुरा है, इस तरह के जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स चले आ रहे हैं ना, वैसे कि अरे बाप रे बहुत डर, इतना बिल्डअप कर लेते हैं फेयर को कि इंटरकोर्स हो ही नहीं पाता है। एंड ये पेशेंट्स हमारे पास इसलिए नहीं आते कि उन्हें दर्द हो रहा है, इसलिए आते क्योंकि वो इनफर्टाइल है, बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, दे कम टू अस कि मैम बच्चा नहीं हो रहा है। व्हेन वी आस्क तो इंटरकोर्स हुआ ही नहीं होता है,
अच्छा, तो बिकॉज इतना पेन हो रहा है लेडी को, लेडी कर ही नहीं पा रही, इंटरकोर्स कर नॉर्मल, नो तो कर ही नहीं पा रही बिकॉज उसको इतना फियर है अपने हस्बैंड का, क्योंकि उसको बिल्डअप फियर पहले से ही बचपन से ही एक बना दिया गया है, यू नो सोसाइटी में भी है। तो इसको हम वजानिस्मस कहते हैं। तो इसमें भी हम वजाइनल बोटॉक्स देखिए मसल्स को रिलैक्स कराते हैं। तो ये जेन्युइन केसेस हैं। तो दीज आर द केसेस दैट वी डील एक्चुअली। एस्थेटिक्स इज पार्ट ऑफ इट, है ना, जिसमें मैंने आपको कहा कि कोई आ रहा है, अगर उसकी सेल्फ एस्टीम पे बात आ रही है या कॉन्फिडेंस पे आ रही है, देन वी रिकंस्ट्रक्ट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि हमें जैसे सर्टेन डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे यूटीआई मेरे एक फ्रेंड को भी हुआ था, तो उसका भी फिर वेजाइना, शी वाज टेलिंग मी, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, एंड मतलब शी इज हैविंग प्रॉब्लम इन when she is getting physical she is having problems, so मतलब ऐसा भी होता है। Yes, and it is a very good questions. Kudos to you कि आपने पूछा, क्योंकि ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। UTI से बिकम वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। तो अब क्या होना, UTI बार बार आप एंटीबायोटिक्स तो खा नहीं सकते, कितनी बार खाओगे, ठीक है। एंड मल्टीपल इन्फेक्शंस ड्राइनेस कर देते हैं, लुब्रिकेशन कम कर देते हैं। सो व्हाट वी डू एट आवर सेंटर दैट वी डू वजाइनल लेजर्स करते हैं हम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है वो FDA अप्रूव्ड भी है फॉर दिस थेरेपी। तो ये लुब्रिकेशन करता है वजाइना की, साथ ही साथ कोलेजन प्रोडक्शन भी करता है, तो वो बैरियर भी मेंटेन करता है वजाइना का, ठीक है। तो वो जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, रिकरेंट, जिनको UTI हो रहा है, वजाइनल इंफेक्शंस हो रहा है, अगर उनको ड्राइनेस हो रही है, तो ये उसकी वजह से सॉरी बैरियर खत्म हो रहा है ना बार बार इन्फेक्शन से, तो हम इस तरह से उसका रिस्टोर करते हैं बैरियर, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हो। बिल्कुल, इस तरह की कंडीशंस में तो आप कराना चाहिए, बिकॉज आप कितने दिन एंटीबायोटिक खाओगे, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खाना इज आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। करेक्ट। सो हमारी लाइफ जो स्टेजेस होती है, जैसे एजिंग हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, और इन सब पे कैसा, मतलब वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तब उनको कोई चीज हो रही है, वो इसके थ्रू जा रही है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में, सो तब उनके डिसीजन अगर वो जैसे उनको कराना है तो तब वो कैसे ले सकती हैं? जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, सो जनरली तब हमें ज्यादा लगता है कि हमारी एक सर्टेन बॉडी थी बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत चेंजेस आते हैं, वुमेन एक्चुअली डिप्रेशन में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है। सो तब उनको इन केसेस में क्या वो इस डिसीजन पे आए कि यस हम ये चीज करा सकते हैं? यस, सो जैसे आपने कहा प्रेगनेंसी, है ना, चाइल्ड बर्थ जो होता है वो बॉडी को कम्प्लीटली बदल देता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अर्ली पोस्टपार्टम में एकदम से हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है आपकी स्ट्रेच मार्क्स हमें सबको पता है होते हैं, वजाइनल ड्राइनेस होने लगती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम इतना फ्रिक्शन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है क्योंकि नीचे बहुत ड्राइनेस हो रही होती है ना। उसके साथ साथ बॉडी इमेज डिसऑर्डर होने बहुत सारी लेडीज को हो जाता है। उनको जैसे आपने बोला कि पहले एक सर्टेन टाइप की बॉडी थी और अब इतना डिफिकल्ट हो जाता है उस प्रेगनेंसी के वेट को लूज करना, दैट पीपल लूज देयर सेल्फ एस्टीम इन द प्रोसेस, ठीक है। साथ में यू हैव अ बेबी टू टेक केयर ऑफ, और आपको और भी बहुत काम है, मेंटली ऑल्सो सो मच स्ट्रेस आउट, कि बॉडी का एक ये जो अलग सा बर्डन होता है लेडी के ऊपर। तो जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो स्पेशली अपने या तो मम्मी पाउच की वजह से आते हैं, वी कॉल दैट मम्मी पाउच, ठीक है। जो पेट निकल जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, वी कॉल इट मम्मी पाउच। बेसिकली जो मसल होती है हमारी रेक्टस मसल, वो फैल जाती है आफ्टर डिलीवरी, तो एक अलग से फैट आ जाता है, हाँ, हो जाता है, और बॉडी एकदम से थुलथुली जैसी हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, राइट, क्योंकि पेट बढ़ के छोटा हुआ है तो बिल्कुल लूज हो जाती है। तो इसको हम मॉमी मेकओवर, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, वो हम पोस्टपार्टम 6 मंथ्स के बाद ही एडवाइस करते हैं, 6 मंथ्स to 1 year आफ्टर चाइल्ड बर्थ हम एडवाइस करते हैं कि आप या तो 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, या तो आप सर्जिकली उसको आप करवा सकते हो कम, या तो नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी अब तो आ गई हैं, जैसे हाईफू। ये हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जिसको हम देते हैं पेशेंट को पेट में, साइड्स, फ्लैंक्स भी जो काफी सारे फैट डिपॉजिट हो जाता है, या आर्म्स में हो जाता है फैट डिपॉजिट स्पेशली, तो उसमें हम देते हैं। ये रेडिएशंस बहुत ही डीप जाती हैं, फैट सेल्स को स्टिमुलेट करती है, उनको का फैगोसाइटोसिस कराती है, मतलब ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करती हैं जो उसे खा जाए, फैट सेल्स को, हाँ, उसका एपोप्टोसिस होता है, और इस तरह से फैट सेल्स कम हो जाते हैं। इसके सेशंस होते हैं, मतलब एक सिटिंग का काम नहीं है, इसमें सेशंस होते हैं मंथली, डिपेंडिंग कि आपका कितना वेट है। एंड इवन अपार्ट फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन दैट नॉर्मली भी, जैसे जो टीनेजर्स हैं, कोई भी इन जनरल वुमेन है, उनका भी वेट जैसे कम से विद एज हम लोग का वेट बढ़ जाता है, करेक्ट, सो दे कैन आल्सो गो थ्रू विद दिस, करेक्ट। सो इवन दे कैन गो विद हाईफूस, एंड देयर आर लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स। सो लाइपोसक्शन भी जो होता है ना, इसमें बेसिकली हम उससे कैनुला डाल रहे हैं, छोटा सा होल बना रहे हैं और आपके फैट सेल्स को हटा रहे हैं। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है कि फैट सेल्स आर बेसिकली स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स सुना है आपने, कि बिल्कुल बेसिक सेल्स होते हैं, ये इनका नंबर नहीं बढ़ता, ये बचपन में जितने आपके पास है ना उतने ही रहेंगे। जैसे आपके आप 100 फैट सेल्स के साथ पैदा हुए हो, तो आपके बॉडी में हमेशा तक बड़े तक 100 ही सेल्स रहने वाले हैं, लेकिन
उसका साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीज। साइज होता है। आप जब मोटे होते हो तो वो फैलते चले जाते हैं। अच्छा। तो एक सेल जो इतना था अब इतना हो गया है, ठीक है। तो लाइपोसक्शन से हम उस सेल को हटा दे रहे हैं या हम किसी प्रोसीजर से उस सेल को मार दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो अगर वो सेल खत्म हो गया तो अब तो उसमें फैट आएगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आपने फैटी सेल हटा दिया। रिप्रोडक्शन का कुछ मैकेनिज्म नहीं होता है फैट सेल्स में, ये बचपन में जितने हैं उतने ही रहते हैं हमारे पास, वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, वो सिर्फ साइज में ग्रो करते हैं। तो इसी मैकेनिज्म पे हम सारे काम करते हैं। हार्मोनल चेंजेस पीसीओएस वगैरह में भी बहुत फैट, स्पेशली बेली फैट जमा हो जाता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, आपकी डायबिटीज, हार्मोनल रेगुलेशन कराता है, उनमें बहुत फायदा मिलता है पेशेंट्स को उनका जब ये फैट सेल्स हम लोग हटा देते हैं, बिकॉज दे आर द मेन सोर्स ऑफ बैड ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन। बैड ईस्ट्रोजन हमारे पेरिफेरल फैट से बन रहा है और हम उसी को हटा देंगे तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। बहुत सारे पेशेंट्स की अर्ली रिकवरी होने लगती है ऐसे केसेस में। ओके डॉक्टर, सो आपने अभी एक और चीज के बारे में बताया, नॉन सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। हाँ। सो जो नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं ये कैसे काम करते हैं, और मतलब ये किन लोगों को, जैसे कुछ लोगों को सर्जरी से बहुत ज्यादा फियर रहता है, बचपन से ही दे आर वेरी सर्जरी नहीं करानी है। सो ये नॉन सर्जिकल जो मेथड्स हैं ये कैसे काम करते हैं और ये एक्चुअली क्या है? राइट, सो कॉस्मेटिक गायनेक में जैसे अभी हम बात करते हैं तो नॉन सर्जिकल मेथड्स, एक सर्जिकल नॉन सर्जिकल मेथड्स होते हैं, राइट। तो नॉन सर्जिकल मेथड्स में मैंने आपको बताया वजाइनल पील्स हो गए, अगर आपको पिगमेंटेशन कम करना है, ठीक है। अगर आपको वजाइनल टाइटनिंग करानी है, यानी वजाइना लूज हो जाता है, जैसे डिलीवरी के बाद लूज हो जाता है, हाँ, विद एज भी लूज हो जाता है, डिलीवरी के बाद भी यूज हो जाता है, और ओल्ड एज में क्योंकि कोलेजन कम हो रहा है, प्रोटीन कम हो रहा है, तो वजाइना लैक्स हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो हम सर्जरी से टाइट कर सकते हैं उसको, या तो हम लेजर्स के थ्रू टाइट कर सकते हैं। सो टुडे लेजर्स हैव बिकम अ ब्रेक थ्रू इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, क्योंकि लेजर्स बहुत ही नॉन इन्वेसिव है। आप सिर्फ उसको इंसर्ट करते हो, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नो पेन एट ऑल, इट इज ऑफिस प्रोसीजर, मतलब आप आओ, कराओ, आप घर चले जाओ, 15 मिनट का काम है, ठीक है। सिटिंग्स होती है, उसके सेशंस होते हैं अगेन। तो हम लेजर्स देते हैं, लेजर से वजाइनल रिजुविनेशन, वजाइनल टाइटनिंग दोनों का काम हो जाता है। फिर हम वजाइनल फिलर्स भी करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कुछ एसिमेट्रिकल लेबिया है, या तो हम सर्जरी से कर लें उसमें, ठीक है, या तो हम बाहर से हाइरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं, हम वो डाल सकते हैं, जैसे कि हम फेस में करते हैं, राइट। हमें कोई डिफॉर्मिटी लगती है, हमें कुछ अपलिफ्टमेंट चाहिए होता है, तो चिन फिलर, करेक्ट, तो सेम थिंग हैपेंस विद द वजाइना एंड लेबिया। आप वहां पे भी फिलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिलर्स भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फिलर होते हैं जो हमारा खुद के ऑटोलोगस फैट से निकलता है। अच्छा। उसमें होता है कि आप अपने ही फैट, जहाँ पे भी फैट ज्यादा है, उससे सक आउट करो फैट, और वही फैट फिर आप प्रोसेस करके अपनी वजाइना में इंसर्ट कर दो, करवा दो, है ना। तो वो नेचुरल होता है, उससे कोई रिएक्शन नहीं होते क्योंकि वो आपका खुद का फैट है। हाँ। या तो आर्टिफिशियल हाइरोनिक एसिड से, और भी बहुत सारे अब आजकल आ गए हैं जो आप यूज कर सकते हो। बेस्ट इज हाइरोनिक एसिड, क्योंकि ये वाटर अब्जॉर्प्शन करता है, फूल जाता है और आपकी सिमेट्री मेंटेन कर देता है। एंड देन देयर वजाइनल थ्रेड्स आल्सो, जैसे थ्रेड्स सुना होगा आपने, अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होते हैं। तो सैगिंग वजाइना के लिए, सैगिंग ब्रेस्ट के लिए थ्रेड्स भी यूज होते हैं, ठीक है। एंड जैसे पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे, अगेन सैगिंग ब्रेस्ट भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को होती है। तो उसमें भी हम सर्जिकली भी कर सकते हैं ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट, एंड नॉन सर्जिकली से मैंने बताया आपको थ्रेड्स वगैरह यूज करके इवन वी कैन डू दैट। ओके, सो एक और चीज, जैसे आप टीनेजर्स हैं, वुमेन है, सो उनको कॉस्ट का भी थोड़ा रहता है, तो आप एक सर्टेन आइडिया दे दो कि मतलब क्या कितना ये नॉन सर्जिकल और सर्जिकल में कॉस्ट का क्या डिफरेंस है, मतलब एक आप आइडिया उनको दे दो कि दे आर क्लियर विद द। या सो देखिए, जो नॉन सर्जिकल जितने प्रोसीजर्स है ना, तो क्योंकि उसमें एक मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है, एक हाई एंड मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है जो बहुत सेफ है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट हम सर्जिकल से देखें तो शायद पर सेटिंग मिला के थोड़ा ज्यादा पड़ता होगा, राइट। लेकिन उसकी सेफ्टी ज्यादा है, अच्छा, इसीलिए कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो पर सेशंस, अगर वो अलग अलग प्रोसीजर्स का अलग है, जैसे अगर आप लेजर्स की बात करते हो तो पर सेशन 10 to 15,000 मिनिमम, इतना तो कोई भी चार्ज करता है पर सिटिंग, 10 to 15,000 पर सिटिंग, ठीक है। एंड उसमें डिपेंड करता है कितनी लैक्स वजाइना है या कितना, व्हाट आर यू एमिंग एट, उसके हिसाब से हम सेशंस डिसाइड करते हैं। अगर 7 सेशंस हैं, 8 सेशंस हैं, जो भी सेशंस हैं, और वही काम अगर हम सर्जरी के थ्रू करते हैं तो वो हो तो एक ही सिटिंग में जाता है, बट देन उसमें एनेस्थीसिया लगता है, आपको रहना पड़ता है, एडमिशन होता है, सो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली लगभग सेम आ जाती है, 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। बट बिकॉज नॉन इन्वेसिव जो प्रोसीजर है वो मल्टीपल है, जैसे मैंने आपको बताया अभी फिलर्स हो गए, जैसे अब आपको लेबियोप्लास्टी नहीं करानी, आप कह रहे हो कि नहीं एसिमेट्रिकल है पर मैं कोई सर्जरी नहीं कराना चाह रहा, हम फिलर्स कर देते हैं। तो फिलर्स तो ऑफिस प्रोसीजर है, आप आओ, आप कराओ, आपको बेहोशी भी नहीं देनी है, हम लोकली उस एरिया को एनेस्थेसाइज कर देते हैं क्रीम से या इंजेक्शन से, और फिर हम फिलर्स इंसर्ट करके
आपको यू आर गुड टू गो, आपको ना एडमिशन करना है, ना आपको एडमिट करना है, कुछ भी नहीं करना, ना एनेस्थीसिया, ना ब्लीडिंग, ना स्टिचेस, नथिंग, नो पेन एंड उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट लगभग उससे इनफैक्ट कम ही होती है सर्जिकल फिलर्स की कॉस्ट कंपेयर टू सर्जिकल प्रोसीजर इज लेसर। अच्छा, सो मैंने एक और कॉमन मिथ सुना है कि जो लेजर होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, उसमें कैंसर होने की बहुत चांसेस होती है, ये मिथ मैंने बहुत सुना है। सो ये कितना ट्रू है? तो अब लेजर कौन सा वाला यूज कर रहे हो, एक तो इस पे बहुत ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड किस कंपनी का यूज कर रहे हो। अगर आप चाइनीज मॉडल उठा लाओ, ठीक है, देर आर, क्योंकि इतने सारे, आपने लेजर हेयर रिमूवल का देखा होगा। मैंने हेयर रिमूवल का ज्यादा सुना है कि लोग आजकल नॉर्मली वैक्सिंग से दे आर नॉट कंफर्टेबल, भाग रहे हैं, सो लोग अब ऑप्ट कर रहे हैं लेजर। बट एक और उसके साथ मिथ आता है कि इससे कैंसर होने की बहुत चांसेस रहती है। तो देखिए लेजर अब तो घर में भी लोगों के पास अवेलेबल है, है ना, घर में भी लेके आ जाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब कोई चीज इतनी वाइडली अवेलेबल है तो उसकी क्वालिटी का जो है ना, आप उसको एश्योरेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। बट जो एक्चुअली में जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड लेजर्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स जो एक्चुअली अप्रूव्ड हैं, मुझे नहीं पता है जो घर में ये लोग बेचते हैं ऑनलाइन वो कितने सेव्ड हैं। 300-400 में वी आर गेटिंग लेजर्स। आप सोचो, इज दैट इवन पॉसिबल? ठीक है, और उससे कितना हेयर रिमूवल होता है, कितना आपकी स्किन को कौन सी एनर्जी दे आर यूजिंग, ये भी कोई डिस्क्लेमर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह की एनर्जी से खुद नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। शुड गो टू द डॉक्टर, आप उससे कंसल्ट करिए, वो आपकी हेयर की कितनी थिकनेस है, उसकी रूट्स किस तरह की हैं, आपको कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं जिसकी वजह से हेयर इतने आ रहे हैं, जैसे पीसीओएस में आते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जीज एडजस्ट करते हैं जो आपको हार्म ना करे, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सेशंस देते हैं। बट घर में तो यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, और वो भी पता नहीं किस तरह का प्रोडक्ट है। आई कैन नॉट वाउच फॉर दोज प्रोडक्ट्स कि वो किस तरह के प्रोडक्ट है। एक प्रॉपर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट यूज कर रहा है वो सेफ है? करेक्ट। सो इसमें जो हम यूज करते हैं, हम यूएस एफडीए अप्रूव्ड यूज कर रहे हैं। जो अभी तक जितनी स्टडीज हुई उसमें अभी तक कोई इस तरह का कैंसर इशू नहीं मिला है। सो वो कम्प्लीटली सेफ है? करेक्ट। सो आप कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में फ्यूचर में क्या, मतलब ये शेप कैसे कर रहा है, किस वे में ये हेल्प कर रहा है फ्यूचर जनरेशंस को, आप थोड़ा उसमें बता सकते हो? मुझे लगता है जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आप जनरेशन जैसे है ना, पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडी, दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर बॉडी। पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित थे लोग, है ना, नोबडी वांटेड टू गो टुवर्ड्स दिस एस्थेटिक प्रोसीजर्स। बट अब गर्ल्स आर अर्निंग, लेडीज आर अर्निंग, एंड जब वो अर्न कर रही हैं तो दे ऑल्सो वांट देमसेल्व्स टू बी हेल्दी, दे वांट टू लुक गुड, एंड दे ऑल्सो वांट टू बी सेक्सुअली मोर इन्वॉल्व्ड इन देयर रिलेशनशिप्स। उसमें भी बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं, और चाहती हैं कि दे आर सेक्सुअली सेटिस्फाइड ऑल्सो। मैंने ये भी देखा, एक सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि दे वांट टू लव देयर बॉडीज। एग्जैक्टली। सो ये कंसेप्ट जो आप लोग लेके आए हैं, ऑब्वियसली पहले नहीं था। So thanks to that concept, people are opting more and more toward for these procedures, है ना। जो ये सेल्फ लव वाला बता रहे हो, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, गांव की लेडीज होती हैं, इनफैक्ट गांव की आप समझ लो एजुकेटेड लेडीज भी हैं जो सेक्सुअली सेटिस्फाइड ही नहीं है अपने रिलेशनशिप में, उनको ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कभी ऑर्गेज्म नहीं आया है, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, नेवर हैड एन ऑर्गेज्म। उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि उनको अराउजल डिसऑर्डर है, हाइपोस्टिमुलेशन डिसऑर्डर है। जब हमारे पास आती हैं तो कंप्लेन से आती है, मेरे पास यंग गर्ल्स, आप छोड़िए बुढ़ापे की तो मैं बात ही नहीं कर रही, 30-35 ईयर्स की लेडीज आ रही हैं कि मैम मेरे को मन ही नहीं करता इंटीमेट होने का अपने हस्बैंड के साथ, उनको वो मिल ही नहीं रहा सेटिस्फैक्शन। हाँ, सो दिस इज अ डिसऑर्डर, दिस इज अ हाइपोस्टिमुलेशन डिसऑर्डर, ये अराउजल डिसऑर्डर्स हैं, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप गायनेक के पास जाओ, नॉर्मल एक बेसिक गायनेक भी इसको डील नहीं करती, ठीक है। एक कॉस्मेटिक गायनेक के पास आप पाओगे, शी विल गिव यू अ क्वेश्चनर, आपको प्रॉपर काउंसलिंग करेगी, आपको क्वेश्चनर देगी। जो सेक्सुअल क्वेश्चनर होता है हमारा, उसमें हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या सेटिस्फाई हो रहे हो, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट बताते हैं हमको कि व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर आर दे सफरिंग फ्रॉम, एंड अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब जो आपने सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट बताया है, तो नाउ द लेडीज वांट टू बी मोर इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग, सेक्सुअली, करियर वाइज, मनी वाइज, हर चीज में, है ना। तो जो सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट की वजह से दे कम मोर टू अस, और ये प्रोसीजर्स अब बढ़ गए इवन इन सिटीज लाइक लखनऊ। मतलब पहले दे वर जस्ट कन्फाइंड टू मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, लेकिन अब ये हमारे इस एरिया में भी बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं, पूरी प्रॉपर 1-1 घंटे काउंसलिंग चलती है उनके। गायनेकोलॉजिस्ट टर्म, सॉरी टू कट यू, गायनेकोलॉजिस्ट टर्म ही पहले बहुत ही एक साथ हम नहीं जाएंगे, स्कैरी था, राइट, बहुत स्कैरी टर्म होता था कि गायनेकोलॉजिस्ट पास नहीं जाना है, वहां जाएंगे। ये बहुत लॉजिकल है, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि पुराने जो डॉक्टर्स हैं दे वर सो बिजी, दे डिडंट वांट टू लिसन कि क्या
कंप्लेन क्या लेके बोलते आ गए हो, उनके पास इतना लोड होता था, इतने कंप्लेन होता था कि वो मिथ वो हो चुका है, एक इमेज बन चुकी है गायनेक की वैसे, बट थिंग्स आर चेंजिंग। अब आप जेंजी भी तो बन रहा है डॉक्टर, वो भी तो गायनेक बन रहा है ना, they know। अगर कोई भी जा रहा है ना तो उनको चाहिए कंफर्टेबल करें पहले, Correct, क्योंकि अब क्या होता है हम लोग को कंफर्ट एनवायरनमेंट चाहिए सबसे पहले, हम लोग को वाइब जो टर्म है ना, हमारी वाइब मैच होनी चाहिए, गायनी से वाइब। हाँ, गायनी से भी अगर हम लोग तभी शेयर कर पाएंगे अगर हमारी एक वो कनेक्ट आ रहा है। एक और बहुत नॉर्मल सी चीज है जो लोग कराते तो हैं बट वो बताना नहीं चाहते कि हमने ये कराया, हम इस प्रोसीजर के थ्रू गए। तो ऐसा क्यों है, एंड मतलब ये ऐसी कोई चीज है शर्माने वाली, मतलब क्यों है अभी भी ये स्टेरियोटाइप क्यों बना हुआ है? So, अब आपको भी पता है कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा टैबू है इन चीजों पे कि मेरे पास तो गर्ल्स ऐसी आती हैं जो अपनी फैमिली को भी बता के नहीं आती, ऑल्दो दे आर अर्निंग, दे आर अडल्ट्स, तो उनके कंसेंट से हम करते हैं प्रोसीजर, बट दे डोंट इवन टेल देयर फैमिली, क्योंकि ये अभी भी सोसाइटल एक टैबू है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्यों मतलब आप टच करा रहे हो, क्यों चेंज करा रहे हो, व्हाई डू यू नीड इट। बट कोई भी ना इसको एक लेडी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इवन द गर्ल्स वांट टू बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर उनको खुद की बॉडी से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज हो सकते हैं, तो वो कोई एड्रेस नहीं करता है ना। पीपल ऑलवेज टॉकिंग ईदर अबाउट द मेल पार्टनर और अबाउट द किड्स या इनफर्टिलिटी इश्यूज। तो मैंने बताया ना, मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो इनफर्टिलिटी की आड़ में हमारे पास आते हैं टू टेल अस अबाउट देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। दे डोंट कम स्ट्रेट अवे कि हमें ये प्रॉब्लम है ना। सो दैट्स द मेन पॉइंट। और इसीलिए जो आपने पूछा ना कि लोग करा तो रहे हैं पर वो बता इसीलिए नहीं रहे हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड नॉट विद अस एज अ डॉक्टर, क्योंकि दे आर कंफर्टेबल विद अस इसलिए तो करा रहे हैं, बट दे आर अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी। आई थिंक ये जज करेंगे। करेक्ट, जजमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और फ्रेंड्स फैमिली ही जज करती है, बाहर वाले तो दे आर नॉट इवन कंसर्न, राइट। तो ये तो मुझे लगता है सोसाइटी को एज अ होल ही चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए हमारी फील्ड में चाहे वो कॉस्मेटोलॉजी हो, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी हो, वी नेवर गेट रेफरल पेशेंट्स, क्योंकि दे डोंट इवन टेल कि हम ये करा के आए हैं, इस पर्टिकुलर डॉक्टर से करा के आए हैं, दे नेवर टेल। अभी एक्चुअली सोसाइटी की वजह से डर कि अगर हम बताएंगे तो हमें जज किया जाएगा कि तुम्हें क्यों कराना पड़ रहा है, तुम क्यों ऐसे चेंजेस चाह रही हो। सो वो चीज के हमें एक फियर रहता है, इसलिए हम नहीं बता सकते। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड यू ऑल गाइज जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, these things are becoming normal because people are talking about it on social media। अब लोग थोड़ा बात कर रहे हैं, बट पहले तो ऐसा था कि मतलब करा लिया, पता भी नहीं है खुद। वो लोग खुद में भी एक फियर था कि हम करा रहे हैं, बट उनको था कि हमारे मतलब वो फील करते थे कि हम लोग करा रहे हैं वो चीज, पर जज शायद वो अच्छा नहीं है। हम लोग खुद के लिए भी एक फियर रहता था, एक गिल्ट होता है, गिल्ट अंदर होता है कि मैं कुछ करा रही हूँ। सपोज जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक पेशेंट आई थी, उनको जो सेक्सुअली प्रॉब्लम थी, शी डिडंट वांट टू गेट इंटीमेट विद हर हस्बैंड, ठीक है। एक बच्चा था, दूसरा ऑब्वियसली इसलिए नहीं हो पा रहा था बिकॉज शी डिडंट वांट, लेकिन हस्बैंड को चाहिए था, राइट। सो ये हमारे पास गिल्ट की वजह से है, वो इसलिए नहीं है कि उनको खुद चाहिए कुछ कॉन्फिडेंस या शी वांट्स टू बी सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड, वो गिल्ट की वजह से हमारे पास आई, क्योंकि उनका हस्बैंड वांटेड हर टू बी इंटीमेट एंड शी नेवर वांटेड दैट। And the husband was a gentleman, he never forced her or anything, but उनको खुद में ही एक गिल्ट आया कि मैं मैरिड हूँ, मेरी ड्यूटी है being a wife to satisfy the partner। वो सिर्फ इस गिल्ट की वजह से हमारे पास आए, you know। So ये रीजन सही नहीं है, this is not the should not be the reason। आप अपने खुद की वजह से हो ना, आपको दिक्कत हो रही है, फील होनी चाहिए हाँ मेरे को भी करेक्ट, इवन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्लेजर, या हम बोले आप उसको आपको सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस कंप्लेन से लेके नहीं आ रहे हो हमारे पास, you know। तो ऐसे पेशेंट्स हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल टैबू। सो अगर कोई ऐसा करा रहा है तो गिल्ट वाली चीज नहीं आनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आपको कराना ही नहीं चाहिए। अगर आपको इस तरह का गिल्ट है या आपको कोई फील करा रहा है कि आप यू आर नॉट वर्थ इट, देन आई डोंट थिंक शुड गो टुवर्ड्स दैट प्रोसीजर। ओके, सो मेरी फ्रेंड का भी एक क्वेश्चन था जो उसने स्पेशली बोला था पूछना, इसलिए मैं पूछ भी रही हूँ कि मतलब जैसे उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सो शी वाज लाइक क्या फैक्टर्स वो देखे, कैसे वो एक करेक्ट, क्योंकि आजकल तो हर जगह बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑनलाइन आप सर्च कर लो आपको 10 गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, बट करेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट चूज करने के लिए क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, क्या मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें कि हाँ वो सही है हमारे लिए, वो हमें कैसे पता चलेगा? सो जैसे आपने बताया ना इतने सारे लोग हैं, यहाँ सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं है, बट अब मैं बताऊँ आपको इतने सारे लोग इस फील्ड में घुस गए हैं, स्पेशली कॉस्मेटिक के फील्ड में। आपको सैलून्स में भी चीजें मिल जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। आपको एक नॉर्मल फिजिशियन क्या में मिल जाती है, एक प्लेन MBBS भी कर रहा है कुछ चीजों को, है ना। तो whenever you want to go to a cosmetic gynecologist, क्योंकि आप एक अपना एक बहुत एसेंशियल पार्ट उससे डिस्कस करने जा रहे हो और एक प्रोसीजर करने जा रहे हो, तो आपको बहुत ही केयरफुली ही चूज करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पहले तो जानना है कि उसकी पहले तो डिग्री क्या है ना। लोग डिग्री नहीं देखते हैं,
है ना। डिग्री हम डायरेक्टली उससे जाके मांग सकते नहीं, हैं? आप ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन आप व्हेनेवर यू गो टू अ क्लिनिक, सो ये हमारा जो मेडिकल काउंसिल का भी रूल है कि आपको डिग्री डिस्प्ले करनी ही है। और अगर कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा है, समथिंग फिशी अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू। अगर किसी भी डॉक्टर ने सिर्फ एक लिख दिया मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और उसने कोई अपनी डिग्री मेंशन नहीं की है, तो देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, बिकॉज इट्स द रूल कि हमें मेंशन करना है वो डिग्री। चाहे आप क्लिनिक पे जाओ तो आपको मिलेगा, आप ऑनलाइन सर्च करो तो भी दे हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स। ओके, सो अगर हम नाम सर्च करते हैं, ये चीज एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी, अगर हम नाम सर्च करते हैं डॉक्टर का, सो हमें डिग्री मिल जाएगी? करेक्ट, आपको पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं मिल रही है मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। और आप अगर आपको लगता है कि नहीं इसके रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो आप गो एंड विजिट द क्लिनिक, बिकॉज मोस्टली पीपल आजकल रिव्यूज देखते हैं जो कि फेक भी डाल देते हैं। करेक्ट, फेक भी होते हैं। तो मैं कह रही हूँ, आप अगर विजिट करिए क्लिनिक विजिट करोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक तो वाइब जो आपने कहा कैसी है वहाँ पे, प्राइवेसी कितनी है, डिग्री क्या है। डिग्री में आप पेशेंट एटलीस्ट MBBS, MS या MD गायनेकोलॉजी प्लस कोई ना कोई फेलोशिप करी होनी चाहिए। हाँ, तो ही वो उस चीज में मास्टर हो पाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड होता है पेशेंट रिव्यू। अगर आप किसी के रेफरेंस से जाओ तो बेस्ट होता है, बट जैसे मैंने बताया लोग बताते ही नहीं है, है ना। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, आप उनसे पूछो कि आप कोई पेशेंट रिजल्ट्स हैं जो दिखा सकते हो हमें, आपके कोई प्रायर सर्जरीज होंगी या प्रायर रिजल्ट्स होंगे जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सॉरी टू कट यू, बट आजकल क्या होता है, लोग कम प्राइस में, जैसे 15,000 का है, तो वो सबसे ज्यादा ये चीज होती है, वो बोलेंगे हम 10,000 में कर देंगे, बट वो जो कर रहे होंगे वो कितना वैलिड है और क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। मैंने वही बताया ना आपको कि इतने एक चीज का इतना रेप्लिकास अब क्रिएट हो चुके हैं कि एक जैसे हेयर रिमूवल की हम बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भी 400 रुपए की मशीन मिल रही है, और आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ तो फिर वो करेगा आपका शायद 2,000, और एक आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ वो शायद 6,000 में करेगा। लेकिन लोगों को लगता है 400 में कर लेते हैं क्योंकि हो तो वही काम रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं। पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सेफ्टी प्रोफाइल किसकी ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा समझता है आपकी स्किन को, आपके ऑर्गन को। उसने पढ़ाई की है यार 15 साल, ऑब्वियसली उसने उसको कुछ तो आता होगा, है ना। आप उसको, इसलिए मैंने कहा डिग्री समझना बहुत जरूरी है, किस तरह की मशीन्स वो यूज कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इसलिए उसका प्राइस बढ़ता है। तो देयर आर पीपल हु आर चार्जिंग टू मच और उनकी मशीन्स भी उतनी एडिक्वेट नहीं है। मशीन पे डिपेंड करता है। हाँ, मशीन पे, एंड किसके हाथ में है। आप ब्रह्मास्त्र दे दोगे कि किसी को भी वो नहीं चला पाएगा, वो अर्जुन के हाथ, अर्जुन इसको सेफली चला पाता है, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा किसके हाथ में मशीन पड़ रही है, दैट्स बीइंग ऑपरेटेड बाय टेक्नीशियन और अ प्लास्टिक सर्जन और अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या सैलून में कोई भी चला रहा है। तो ये तो जज आपको, अपनी बॉडी आप दे रहे हो किसी को काम करने के लिए, तो यू हैव टू जज द पर्सन एडिक्वेटली कि वो कितना एक्सपीरियंस है ना। और सबसे अच्छा होता है अगर पेशेंट रेफरल आपको मिले, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, सो एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि प्राइमरी सेफ्टी लॉन्ग टर्म केयर के लिए पेशेंट्स जो जैसे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनको क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या सेफ्टी कंसिडरेशंस उनको करने हैं? So, जैसे अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू जा रहे हो, है ना, मैंने बताया लेबियोप्लास्टीज हो गया या वजाइनोप्लास्टी हो गया, तो उसके बाद हम बोलते हैं 4 to 6 वीक्स आपको कोई भी बहुत ही स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस नहीं करनी, बहुत ही एक्सेसिव, है ना, जिमिंग नहीं करनी है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 to 2 वीक्स हम सेक्सुअल एक्टिविटी मना करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हाइड्रेशन के लिए बोलते हैं, पानी पीना चाहिए आपको। हम कुछ सिंपल विटामिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं जो हीलिंग में हेल्प करते हैं। यस, हीलिंग में हेल्प करते हैं। साथ में अगर आपके कोई भी पेल्विक फ्लोर सर्जरी यानी कि कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सर्जरी हुई है, साथ में हम कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस जो हम बाद में करने को बोलते हैं, जैसे कीगल्स एक्सरसाइजेस होती हैं जो और भी एनहांस करती है मसल्स को, उनको इम्प्रूव करती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं और रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करती हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं, बट दैट इज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल मना करते हैं इस तरह की कोई भी नहीं करना है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मना करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी मना करते हैं एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, एंड स्ट्रेनुअस एक्टिविटी 4 to 6 वीक्स तक मना करते हैं। जिमिंग मना कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को, है ना। तो ये होता है मेनली। और बाकी अगर नॉन इन्वेसिव केस हमने बात की ना, बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, उसमें भी हम कुछ टाइम तक 1 week to 15 days हम बहुत एक्सेसिव एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी मना करते हैं। उसमें रिकवरी लेकिन फास्टर होती है कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, बट ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूज करो, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे वो बोटॉक्स हो, उसका आपको सेशन वाइज लेना पड़ता है ना। आपके मेंटेनेंस सेशन लगते हैं। जैसे आपने वजाइनल बोटॉक्स लिया फॉर वजाइनिस्मस, पेन हो रहा था आपको, आपने लिया, वो करेक्ट हो गया, ठीक है, यू हैविंग नो प्रॉब्लम। बट हो सकता है 6 months बाद या 1 year बाद आपको रिपीट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो हमने बोटॉक्स दिया है वो डिसॉल्व भी होता है, उसका भी डिग्रेडेशन होता है और मसल वापस से बहुत ही टाइट हो सकती है। वापस एक बार जाके हमें करेक्ट, हमें हो सकता है कि रिपीट सेशंस के लगे, हाँ, बट जरूरी नहीं है। मैं ये कहीं सबके लिए वैलिड नहीं है, ये पेशेंट टू पेशेंट
डिफर करता है, ठीक है। सिमिलर होता है हेयर रिमूवल का भी, जैसे आपको भी बताया कि आपको सेशंस लेने पड़ते हैं, वो भी इस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की टाइप कैसी है, हेयर की थिकनेस कितनी है, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स में हमें पता है एंड्रोजन या मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से बहुत थिकनेस हो जाती है हेयर की, तो सेशंस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो बीच में अगर आप थेरेपी छोड़ देते हो, आपको लगता है अरे अब तो इफेक्ट आ गया, तो फिर वो पूरा कंप्लीट रिजल्ट नहीं देता है, वो और फिर नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। और 6 मंथ, मैंने आपको 6 थेरेपी सबको 6 सेशंस एडवाइस किए, फिर मैं आपको मेंटेनेंस सेशंस भी एडवाइस करूंगी फॉर 1 ईयर, 1 साल में जो कराने हैं, हाँ। ठीक है, या 6 महीने पे जो कराने हैं, तो आपको वो पूरी एक रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी। सेम थिंग एडवाइस इज फॉर वजाइनल टाइटनिंग ऑल्सो, कि हम सेशंस तो दे रहे हैं आपको, पर क्योंकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी तो कर ही रहे हो रेगुलरली, तो वापस से वो लैक्स हो सकती है, या यूटीआईज हो गए फिर वो लैक्स हो सकती है, या चाइल्ड बर्थ हो गई फिर वो लैक्स हो सकती है ना। तो आपको मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल्दो थेरेपी कंप्लीट हो गई है, बट मेंटेनेंस के लिए यू हैव टू विजिट द डॉक्टर अगेन। ओके, सो एक और मेरे को अभी याद आया कि मतलब विमेन में तो मैंने बहुत सुना है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में, तब भी एक हद तक सुना हुआ है, बट क्या ये मेन में भी कॉमन है? बिकॉज मेन के बारे में मेरे को भी आइडिया नहीं है कि ज्यादा होता है नहीं होता है, एंड इवन मेन आर कंफ्यूज्ड। या सो उसमें कॉस्मेटिक गायनेक वर्ड नहीं होता, क्योंकि गायनेकोलॉजी इज मोस्टली कन्फाइंड टू women, but men are also very conscious about their looks and they basically visit plastic surgeons or urologists for that purpose. तो वो लोग ये काम केटर करते हैं इनको। जैसे गायनेकोमेस्टिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में, जिसमें दे ब्रेस्ट इंक्रीज, मतलब हमारे से जिनका जो ब्रेस्ट होता है मेल से मोस्टली फीमेल की तरह से, आपने बहुतों को देखा होगा जिनमें ओबेसिटी है, फैट है, तो ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, तो दे कम टू द प्लास्टिक सर्जन टू गेट इट ऑपरेटेड, टू गेट इट करेक्टेड, ठीक है। स्पेशली जो लोग जिम करते हैं उनमें बहुत कॉमन हो जाता है, ये सब चीजें बहुत कॉमनली प्रेजेंट होती हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लोग पिक्चर्स दिखाते हैं अपने पेनाइल इम्प्लांट्स के लिए, तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि वी वांट सर्टेन साइज ऑफ यू नो, हमारे प्राइवेट का सर्टेन साइज होना चाहिए। दीज आर नॉट द आइडियल कैंडिडेट्स, बट दे डू कम इन आवर ओपीडीज एंड दे वांट प्रॉपर इम्प्लांट्स। हाँ, एंड जेन्युइन पेशेंट्स जो होते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे, तो वो जेन्युइन पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इन सब चीजों से ट्रीट करते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, पर वो हम पे विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव अ टैग ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, दे विजिट ईदर यूरोलॉजिस्ट एंड मोस्टली प्लास्टिक सर्जन्स फॉर एनी of these things. In fact, they are very conscious about the hair also. They get hair beard transplant. आपको पता है beard transplant भी होता है, because another new term. Yeah, because होता है ना manly से related होता है, beard नहीं होती है तो you know they get teased कि अरे आप तो मर्दी नहीं हो, आप आदमी नहीं हो, तो beard transplant के लिए में भी एक्चुअली ऐसा बहुत कॉमन है, उनको इवन ब्रेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है कि मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता एक्चुअली, सब लोग वुमेन के बारे में बहुत बात करते हैं कि क्या मेन में भी ये होता है। बिल्कुल होता है, एंड दे आर आल्सो वेरी मच कंसर्न। इनफैक्ट अभी आपकी एज के बच्चे पिंपल्स, हार्मोनल्स, जब प्यूबर्टी के थ्रू जा रहे होते हैं, तो मेन में भी तो प्यूबर्टी होती है, तो उनमें भी तो एक्ने स्पर्ट करते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस। पीपल कम टू अस फॉर दीज लेजर ट्रीटमेंट्स। ओके, फॉर द एक्ने बॉयज को भी तो होते हैं, कितने एक्ने होते हैं आप देखिए स्कूल्स में, देखिए जब एक टीनेज में। मैंने मतलब मेरी फ्रेंड्स को देखा है, मतलब मैं तो इतनी नहीं हूँ, कॉन्शियस हो गया, बट मैंने कुछ फ्रेंड्स अपने देखा है कि मतलब वो लोग आएंगे ही नहीं स्कूल अगर उनके ज्यादा हो गया, दे आर लाइक सब देखेंगे गंदा। बॉयज बहुत कॉन्शियस होते हैं, हमको समझ लगता नहीं है, बट देयर आर बॉयज दैट आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट। उनको एक्चुअली पता नहीं है कि हम शेयर भी करें, किससे करें, वो आपस में भी जनरली गर्ल्स आपस में सब बातें कर लेती है, तो बॉयज नहीं करते हैं क्योंकि वो टीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उनका एक जैसे अब मैंने बताया ब्रेस्ट जो होता है गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन, दे डोंट डिस्कस इट। 6 पैक्स एब जो होता है, लाइक यू नो आप करेक्ट, तो ये आपको क्या लगता है सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से पॉसिबल है? इतना ज्यादा आप 2-3 एब्स बनाओ आपकी हालत खराब हो जाती है। 6 पैक्स एब इट कैन बी डन बाय लाइपोसक्शन। नहीं, एक्चुअली आजकल लोगों का यही है, वो सेलिब्रिटीज को भी देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं है कि उन्होंने, अब जैसे आपको देख के पता चल जाता होगा कि क्या कराया क्या नहीं कराया, हेयर ट्रांसप्लांट कराया, बियर ट्रांसप्लांट, सब कुछ पता चलता है। सब वीडियो में देखोगे आप बता सकते हैं। करेक्ट, कि चेन इम्प्लांट कराया है, अभी राजकुमार राव ने चेन इम्प्लांट कराया, चेन एनहांसमेंट कराया है, इट इज वेरी मच एविडेंट। जैसे आलिया भट्ट का भी लोग बोल रहे थे कि द वे शी टॉक्स बहुत अबनॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत वियर्ड लगता है, एंड पानी भी वो जब पीती है तो वो एक अच्छे से नॉर्मल, सो मे बी शी गॉट सम काइंड ऑफ बोटॉक्स। तो बोटॉक्स क्या करता है, एक तरफ के मसल्स को रिलैक्स कर देता है ना, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा टिल्टिंग हो जाती है। तो आप देखो जब वो बोल रही है, इन सब द वीडियोस जो भी बहुत वायरल हो गया था, व्हेन शी वाज टॉकिंग, वो थोड़ा टिल्टेड था फेस, है ना, सो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर हम ऐसा कुछ कराते हैं तो वो चीज कभी नॉर्मल नहीं होगी, मतलब थोड़ा हो जाती है, डिसॉल्व हो जाता है जब बोटॉक्स, तो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, बट देन देयर आर साइड इफेक्ट्स फॉर
सॉरी ईच एंड एवरी प्रोसीजर, एंड दी सेलिब्रिटी गेट इट डन एवरी टाइम, चाहे वो कितना भी हाइड्रेशन और डाइट को प्रमोट कर लें, बट दे डू गेट दीज थिंग्स डन. ओके, सो ये जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का आप बता रहे थे, इसका भी मतलब क्या है कि सेफ है नहीं है? लोग आजकल इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कराना चाहते हैं, मेन एंड वुमेन, मतलब दोनों में रहता है अलग अलग केसेस में. सो उसमें क्या होता है? तो ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसे अब बहुत कॉमन हो गया, स्पेशली हाँ. हम मॉडल्स को देखते हैं, जैसे उनको देख देख के लोगों को पता चलने लग गई सब चीजें. तो ब्रेस्ट एनहांसमेंट एक चीज होती है जिसको हम दो तरह से कर सकते हैं. हम फैट भी फिल कर सकते हैं इसमें, और हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं. तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स वगैरह होते तो सेफ हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देन दे कैन गेट इन्फेक्टेड एंड देयर आर लिटिल साइड इफेक्ट दैट डू कम विद इट, है ना. तो जब भी हम इसे प्रोसीजर्स कर रहे हैं या कोई भी आर्टिफिशियल चीज हम आपकी बॉडी में सॉरी डाल रहे हैं, तो हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए. पेशेंट को हम काउंसल करते हैं कि आप करा तो रहे हो, पर देखिए अगर ये इस पर्टिकुलर के ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. मतलब बेसिक क्या साइड इफेक्ट्स मेन जो बहुत ज्यादा ही हमें परेशान कर सकते देखिए हैं? अगर सिलिकॉन वैसे तो सेफ होता है, बट अगर हुआ तो फिर रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही ना करे उस फॉरेन मटेरियल को, ठीक है. और आपको क्या कहते हैं ब्रूजिंग होने लग जाए, स्किन चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभी नेक्रोसिस यानी सड़ने तक लग जाती है स्किन. अगर इतने हाई ग्रेड रिएक्शंस भी हो सकते हैं किसी में, तो उन केसेस में क्या? तो हमें उसको हटाना पड़ता है, पेशेंट को हटाना पड़ता है, हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ता है. तो वो हम अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करते हैं, बट वी हैव टू टेल द पेशेंट्स कि ये साइड इफेक्ट है बिफोर यू गो इनटू, बिफोर यू मेक अ माइंड कि आप ये कराना चाहते हो. यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स. अच्छा, सो ये सब उनको पता होना चाहिए. Yes. क्योंकि लोग करा लेते हैं बट साइड इफेक्ट्स के बाद एक्चुअली बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं. Yes, हो जाते हैं, और लोग सिर्फ दे जस्ट कंसर्न अबाउट हाउ दे लुक. उनको ये मैंने बताया ना कि कौन कर रहा है, किसके हाथ से काम हो रहा है, किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है. अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सोचो एक बंदा 50,000 में कर रहा है, एक में 30,000 में कर रहा है. हाँ. वो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि डिफरेंस है क्या एक्चुअली. तो वो इम्प्लांट की क्वालिटी खराब होती चली जाती है, और कितनी सफाई से हो रहा है, कितना सैनिटेशन मेंटेन करके हो रहा है. अब आप अच्छे अस्पताल में कराओगे, एक प्लास्टिक सर्जन से कराओगे, तो वो जाहिर सी बात है उसका काम रिफाइंड होगा, वो एक अच्छा हाई ग्रेड मॉडल यूज करेगा, ठीक है, वो सफाई होगी उसकी ओटी में. अब आप एक किसी छोटे उससे करा लो, छोटा मोटा कोई 3 महीने की फेलोशिप करके आ गया है, जो डेंटल है या नॉन कॉस्मेटिक फील्ड का है, उससे कराओ, वो भी कर लेगा, लेकिन उसका हाथ ऐसे डिफरेंट वर्क है ना, जैसे आर्टिस्ट का होता है. आप साड़ी टाइम एक्सपीरियंस होता है, डिग्री ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन सब चीजों. मतलब हमें अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखें तो कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना? देखो मुझे तो लगता है कि MCH के पास ही जाना चाहिए आपको, जो कम से कम MBBS MS करके आया, यानी कम से कम 15-20 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस हो रखा है, ठीक है. तभी आप अपनी बॉडी या इतने प्राइवेट पार्ट को उसको दे सकते हो, हैंड ओवर कर सकते हो कि हाँ आप मेरे पे काम करो. थैंक यू सो मच डॉक्टर. ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में जितने भी मेरे डाउट्स थे, मेरे फ्रेंड्स के डाउट थे, सब क्लियर हो चुके हैं. एंड मतलब बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट्स बारों में एक्चुअली कोई बात करता नहीं है, बट आज व्हेन वी टॉक्ड तो बहुत सारी चीजें, मुझे भी नए टर्म्स पता चले जो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि ये सब एग्जिस्ट भी करते हैं. सो थैंक यू सो मच. और प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल. एंड मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली इस टॉपिक पे बात करने की, बिकॉज ऑफ कोर्स ये ऐसा टॉपिक है जो पेशेंट्स डिस्कस ही नहीं करते हैं. दे डोंट टेल एनीवन, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा टैबू है इस टॉपिक को रिलेटेड. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर आस्किंग मी सच क्वेश्चंस. एंड आई थिंक जो लोग ये देख रहे हैं चैनल हमारा विनीता, प्लीज फॉलो करें, एंड आई थिंक विल बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन. क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जनरली आप नहीं पूछ सकते हो, जल्दी आपको डर लगेगा, फियर. एंड ओपीडी में टाइम नहीं होता, आप सोचते हो कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, आप कॉन्फ्यूज उसमें रह जाते हो कि पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, वो क्या सोचेंगे. बट यहाँ पे बहुत मेजर आपके कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के डाउट सॉल्व हो गए होंगे. एंड कोई अगर डाउट है, प्लीज यू आर फ्री टू ask them in the comment section.